साथियों, 6 क्लास का नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, और इसके नाम पर ध्यान दें, पृथ्वी की गतियां, मोशंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां, यहाँ जो गतियों की बात हो रही है, 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की है। एक को कहा जाता है घूर्णन और एक को परिक्रमण। घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन से मतलब है रोटेशन, अपनी ही जगह पर घूमना, और इस घूर्णन की वजह से दिन और रात पृथ्वी पर होते हैं। दूसरा है परिक्रमण, रिवॉल्यूशन, जब पृथ्वी सूरज का एक चक्र पूरा करती है, जिससे एक साल पूरा होता है, और इससे ऋतुओं में परिवर्तन आता है। गर्मी का आना, सर्दी का आना, वसंत का आना, शरद का आना, वो परिक्रमण के द्वारा होता है। घूर्णन और परिक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप अपने पास किताब रखिए और किताब में एक एक लाइन को बड़े ध्यान से देखिए। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जैसा कि पिछले चैप्टर में बात करी थी, अक्ष क्या है, इसी लाइन को यहाँ पर क्लियर करते हैं कि अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। मेरे हाथ में ग्लोब है, ये वास्तविक प्रतिरूप है, लास्ट चैप्टर से मैच कर रहा है। तो आप ये सुई देख रहे हैं, जो इसमें ऐसी पृथ्वी में कोई सुई नहीं है, और इसी को अक्ष कहा गया है। क्या है? काल्पनिक, रियल में है नहीं, लेकिन एक काल्पनिक अक्ष है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जो इसके कक्षीय सतह, अब देखिए यहाँ पर कक्षीय सतह क्या है, ऑर्बिटल प्लेन। ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, जो इसके बीचों बीच से जा रही है, ये इसकी कक्षीय सतह है, और ये इसका अक्षीय रेखा है। यहाँ से यहाँ 66.5 डिग्री का कोण बन रहा है। ऑर्बिट यानी कि कक्षीय समतल, इसको कहेंगे हम कक्षीय समतल। कक्षीय समतल क्या है कि पृथ्वी या दूसरे ग्रह सूरज का जो चक्कर लगाते हैं और बार बार उसी पाथ पर, उसी रास्ते पर चलते हैं, उसे हम उसकी ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं। तो ये कक्षीय समतल है, और ये अक्ष है। अक्ष से और कक्षीय समतल के बीच में 66.5 डिग्री का कोण बनता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये अक्ष है, अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, टिल्ट है। टिल्ट होने का कारण गुरुत्वाकर्षणीय बल, जो खिंचाव बल है, जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, खिंचाव बल। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ये है पृथ्वी का कक्षीय समतल, जो कक्ष के द्वारा बनाया जा रहा है, कक्षीय समतल। अक्ष से, ये अक्षीय रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है। आप देख रहे हैं अक्ष एक काल्पनिक रेखा, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल से, और ये कक्षीय समतल है, और इसके बीच में ये 66.5 डिग्री का कोण है। एक लाइन ये याद कर लेनी है। क्वेश्चन, कक्षीय समतल क्या है? कक्षीय समतल ये रेखा है जो उसकी कक्षा से बनी हुई है, सीधी। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। कक्ष के द्वारा, ऑर्बिट के द्वारा। और ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट एक पाथ है जो पृथ्वी सूर्य का चक्र लगाती है, जिस रास्ते से, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। स्पष्ट कर लें, अक्ष पीछे भी पढ़ा था हमने, ये सुई जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ रही है, आपस में दिख रही है, इसे हम अक्ष कहते हैं, एक्सिस, इंग्लिश में एक्सिस। और ऑर्बिट एक रास्ता है, जिस रास्ते से होकर जाती है, और पृथ्वी का कक्षीय समतल ये रेखा है। 2 एंगलों की बात हो रही है। एक तो ये है झुकाव,
कितना है अपने अक्ष पर, पृथ्वी के एक्सिस पर कितना झुकाव है, टिल्ट है 23.5 डिग्री। और पृथ्वी जो है अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये कक्षीय सतह है और ये अक्ष है, इसके बीच का जो कोण है वो 66.5 डिग्री है। यहाँ बात स्पष्ट हो जाती है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले का समान है। इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। ये जो यहाँ सामने रोशनी पड़ रही है इसके आधे भाग पर ही पड़ेगी। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अब ये प्रदीप्ति वृत्त ये है, हिंदी में आप इसे देख रहे हैं, ये जो रेखा है ये वाली, ये इसको एक सर्कल बना रही है पीछे भी और आगे भी। यहाँ इसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाएगा, प्रदीप्ति वृत्त कहा जाएगा। ध्यान रखें, प्रदीप्ति वृत्त या सर्कल, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इस चित्र को आपने समझ लिया। इस चित्र में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आप इसे देख रहे हैं। यहाँ पर प्रदीप्ति वृत्त बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। इम्पोर्टेंट लाइन, मान लो स्टेटमेंट में लाइन आ गई कि प्रदीप्ति वृत्त ये है, एक स्टेटमेंट, और दूसरा है यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। इसका अक्ष ये है, पृथ्वी का अक्ष ये है, नॉर्थ पोल जो जा रहा है, ये वृत्त जो है अलग है, इससे नहीं मैच कर रहा है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि सीटेट में स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन आता है तो परेशान करता है। सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए तो एक बार को आंसर आप देकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट लगेगा कि आपको आ रहा है, लेकिन अगर स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं दिया, अगर आपने इसे नहीं सही से समझा तो गलती होगी। तो ये प्रदीप्ति वृत्त जो है वो इस अक्ष से नहीं मिल रहा है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप 3.2 में देख सकते हैं। मैंने यहाँ 3.2 का ही चित्र बनाया है। ये पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। लगभग शब्द का इस्तेमाल है, यानी कि 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, यानी कि अर्थ डे कहा जाता है, अर्थ डे कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अब ये प्रश्न, इसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी कहते हैं और ये क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चंस भी है। बच्चों से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके अलग अलग आंसर आएंगे और बच्चा सोचेगा इस पर, अपने खुद की सोच पर ही उसका आंसर देगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरी तरफ वहीं दूसरे भाग में अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ तक अभी हमने बात करी घूर्णन की, रोटेशन की। रोटेशन से किन किन चीज़ों को हम देख रहे हैं, दिन और रात में परिवर्तन आ रहा है। दूसरा हमने इसमें विषय देखा ये पृथ्वी का कक्षीय समतल। पृथ्वी का कक्षीय समतल, ये जो है कक्ष से जो सीधी रेखा आ रही है ये इसका कक्षीय समतल है, जो इसके अक्ष से एक कोण बनाता है, उसे 66.5 डिग्री का कोण कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, रोटेशन से आपको याद रखनी है। अब हम रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और उसका एक चित्र यहाँ दे रखा है 3.3, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों, यहाँ चैप्टर का नाम ही है पृथ्वी की गतियाँ
पृथ्वी की गतियाँ, मोशंस ऑफ द अर्थ, और दो ही गतियाँ हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन, यानी घूर्णन और परिक्रमण। अगर घूर्णन ध्यान से देखें तो पश्चिम से पूर्व ये पृथ्वी घूर्णन कर रही है, और इस घूर्णन के साथ साथ इस तरीके से मान लीजिए ये घूर्णन है और ये सूर्य है, तो ऐसे इसका चक्कर वो लगा रही है। इसे हम परिक्रमण कहेंगे, यानी कि रिवोल्यूशन कहेंगे। ये दो गतियां हैं, इन दो गतियों को पढ़ रहे हैं हम। एक गति को क्लियर कर चुके हैं, अब दूसरी गति को देखेंगे। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और हमने दो गतियों की बात करी थी, एक रोटेशन और दूसरी रिवोल्यूशन, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन के बारे में हमने देखा दिन और रात में परिवर्तन होते हैं। अब हम परिक्रमण के बारे में बात करेंगे। जैसे सेंटर में है सूर्य और पृथ्वी उसका एक चक्र लगाती है, इसे हम रिवोल्यूशन कहेंगे, यानी कि परिक्रमण। इसे हम परिक्रमण कहेंगे। रिवोल्यूशन, अब इस रिवोल्यूशन से होता क्या है भाई? परिक्रमण से होता ये है कि पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ऋतुएं बदलती हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन। इस तरह से आप जो ये समय है, ये शीतकाल का समय है देख रहे हैं भारत में, तो इसका कारण यही है पृथ्वी का परिक्रमण करना। यह परिक्रमण 365 दिन और 6 घंटे में होता है, यानी कि 365 1/4 डे में ये कवर होता है। और 6 घंटे इसमें हम नहीं जोड़ते हैं, 6 घंटे चौथे वर्ष में जोड़े जाते हैं, जब वो पूरे 24 घंटे हो जाते हैं। और उस वर्ष जो दिन होते हैं वो 366 यानी कि 366 होते हैं, और वो दिन फरवरी के दिन जोड़ा जाता है। उस दिन 28 की जगह 29 दिन होते हैं। उसे हम लीप ईयर भी कहते हैं, या लीप वर्ष कहते हैं। तो लीप ईयर या लीप वर्ष हर 4 साल में आता है। अब आगे देखें, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार, अब यहाँ इम्पोर्टेंट है एलिप्टिकल ऑर्बिट। इसका जो ऑर्बिट है, इसका जो रास्ता है वो एलिप्टिकल है। अगर ये रास्ता ऐसे बिल्कुल गोल होता तो ये सर्कल कहलाता, लेकिन एलिप्टिकल कहला रहा है, दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब यहाँ पर है कि वृत्त तो बन रहा है, लेकिन ये पथ ये जो है ऐसे लंबा हो जा रहा है, अंडे की शेप का, ओवल की शेप का, तो इसे एलिप्टिकल कहा गया है। तो इसका पथ जो है वो आप देख सकते हैं चित्र में भी, किताब में भी, दीर्घ वृत्ताकार है। तो एक लाइन यही इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब इस कारण से, चक्कर लगाने की वजह से, एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आप इस किताब के चित्र को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसको समझने के लिए एक लाइन आगे इम्पोर्टेंट और आएगी, यहाँ पर ध्यान देना है कि आप ये देख रहे हैं काल्पनिक अक्ष बनाया गया है, एक्सिस, ये एक्सिस, और ये सभी जो दशाएं हैं पृथ्वी की उनमें आप देख पा रहे हैं, इनकी जो स्थिति है वो एक ही है, चेंज नहीं है, स्थिति एक ही है। यानी कि अगर पृथ्वी इस तरीके से है तो जब यहाँ पहुँचती है तो जब भी ऐसे ही है, जब यहाँ पहुँचेगी तो जब भी ऐसे ही है, और जब यहाँ पहुँचेगी तो जब भी ऐसे ही है। अब इस तरह से पहुँचने से होगा क्या कि अभी पृथ्वी का ये भाग सूर्य के बिल्कुल सीध में पड़ेगा, तो यहाँ गर्मी होगी और यहाँ सर्दी होगी। 22 दिसंबर को यहाँ शीत है और यहाँ देख रहे हैं ये ग्रीष्म।
दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक ऐसे ही जब ये यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ क्या स्थिति होगी कि यहाँ ऑटम, शरद का समय होगा और यहाँ उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी 21 मार्च के आसपास। ठीक ऐसे ही जब ये यहाँ पहुँच रही है तो ये दक्षिणी हिस्सा दूर हो जा रहा है और नीचे विंटर है, शीत है, और ऊपर गर्मी है। ठीक ऐसे ही जब ये इधर आ रही है तो यहाँ पर ऊपर ऑटम है और नीचे स्प्रिंग है। तो एक लाइन तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी का अक्ष एक ही दिशा में रहता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये अक्ष जो सुई है, काल्पनिक सुई है, ये परिवर्तित नहीं होती है, एक ही दिशा में रहती है। अब आपको यहाँ डेट्स याद रखनी है जिनसे कि आपका चैप्टर आसान हो जाएगा, और जो किताब में लिखा है एज इट इज़ ही चलना है हमें। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के तरफ झुका है। 21 जून को, यानी कि इसकी बात हो रही है 21 जून की, ये जो उत्तरी गोलार्ध है ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है, और जिस वजह से यहाँ गर्मी है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ये उत्तरी ध्रुव का ये बाद वाला क्षेत्र है, यहाँ इसकी बात हो रही है कि यहाँ अब ये झुका हुआ है तो अगले 6 महीने तक यहाँ सूर्य की रोशनी, किरणें मिलती रहेंगी, तो यहाँ दिन प्रतीत होगा। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, तिरछी रोशनी पड़ रही है, और ये हमारा अक्ष यहाँ है लेकिन सूर्य की किरणें यहाँ तक पड़ रही हैं। इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत समर सॉलिस्टाइस कहते हैं। उत्तर अयनांत, अब देखो ये वर्ड जो है ये चलन में तो है नहीं लेकिन परेशान कर देता है, अयनांत, संक्रांति, लेकिन ये जो इंग्लिश का वर्ड है इसको इजीली आप याद कर सकते हैं। और इसमें हमने पहले भी पढ़ा था सोलर सिस्टम, यानी कि जो SOL है इससे मतलब है सूर्य, लैटिन भाषा के शब्द से बना है, तो ये SOL सूर्य। तो यहाँ सूर्य खड़ा दिखाई देता है एक तरीके से, इसीलिए उत्तर अयनांत की स्थिति होती है 21 जून को। दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। अब इसी अवस्था को हमें समझना है, इसी के पैराग्राफ में 22 दिसंबर, अब इधर आ जाते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर, ये दक्षिणी ध्रुव है और मकर रेखा पर सीधे किरणें पड़ रही हैं, तो यहाँ ग्रीष्म होगा। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवतः पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश सीधे पहुंचता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं, छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत यानी कि साउथ सॉलिस्टाइस कहते हैं। ध्यान देंगे दक्षिण अयनांत। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है और वहाँ की जो आबादी है वो क्रिसमस मनाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म काल में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, बाकी पूरी दुनिया में शीत ऋतु में मनाया जा रहा है। अब 21 मार्च व 23 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, सॉरी दिसंबर नहीं, 21 मार्च
और 23 सितंबर। अभी हमने क्या स्थिति देखी, 21 जून और 22 दिसंबर की। अब हम देख रहे हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। विषुवत वृत्त जो बीच वाली रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, वहाँ वो किरणें सीधी पहुँचती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है और इंग्लिश में इक्विनॉक्स, इसे आप इंग्लिश में याद रखें तो ये दोनों स्थिति क्या हैं, इक्विनॉक्स की। अगर इस चैप्टर को याद करना है तो पहले के 2 चित्र दिमाग में रखें, फिर इस चित्र को ध्यान में रखें और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं उन्हें एक पेपर पे उतार लें और अपने मन में उन्हें दोहरा लें। इंग्लिश में विषुव को इक्विनॉक्स कहा जाता है, यानी इक्विनॉक्स का मतलब ये है ना तो दक्षिणी हिस्सा ना उत्तरी हिस्सा का झुकाव पृथ्वी की तरफ है, सूर्य की तरफ है सॉरी, बल्कि सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर लंबवतः पड़ रही हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, यहाँ उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु स्प्रिंग तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु ऑटम होती है। यानी कि दोनों ही देखो उल्टी स्थिति है। ठीक ऐसे ही उल्टी स्थिति ये है। कोशिश करें इस चित्र की रिवीजन कर लें और इसमें आने वाली टर्म्स की। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो 2 गतियां हैं, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन से दिन और रात, परिक्रमण से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और यहाँ ऋतुएं भी 4 हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी जो 6 की बुक है इसमें 4 हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। स्प्रिंग को वसंत और शरद को ऑटम, ये वसंत को स्प्रिंग और ऑटम को शरद। ये चित्र भली भांति आप पुस्तक में कई बार देख लें और हो सके बिना देखे एक आध बार बना के भी देख लें, जिससे यह याद आ जाए। तो जिससे आपको उत्तरायणांत किस तारीख में, 21 जून, दक्षिणायनांत 22 दिसंबर। इसका तात्पर्य ये है सूर्य का खड़ा होना, सीधे खड़ा होना, सूर्य का सीधे खड़ा होना, सॉलिस्टाइस। इंग्लिश में कुछ और भी उच्चारण हो सकता है, सॉलिस्टिक भी हो सकता है और सॉलिस्टाइस भी। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और इस चित्र के बाद हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद से कर लें, अभ्यास अच्छा रहेगा और कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इम्पोर्टेंट लाइन मैंने बता दी हैं कि भाई हाँ, एक लाइन और रह रही है, इम्पोर्टेंट लाइन है, वो बताना जरूरी है। यानी कि जो ऑर्बिट एंड द अर्थ ये सेम डायरेक्शन में झुकी होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। मैं इसके माध्यम से दिखाता हूँ। अगर ये डायरेक्शन है ये इस तरह से, तो ये ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही डायरेक्शन रहेगी, ऐसे ही रहेगी। ये नहीं कि यहाँ ये डायरेक्शन ऐसी है तो यहाँ आकर ये डायरेक्शन ऐसी हो जाए, नहीं, डायरेक्शन ऐसी ही रहेगी। इस अक्ष की डायरेक्शन सेम रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। और ये एक लाइन में चैप्टर में लिखा भी हुआ है। धन्यवाद।